वेलकम बैक अगेन दोस्तों। इस वीडियो में मैं बी माई फेवरेट एपिसोड 6 को एक्सप्लेन कर रही हूँ। पिछले एपिसोड में हमने देखा था कि कवि ने पियर के डैड से अपने पापा का इलाज करने के लिए रिक्वेस्ट की। वो मान गए। कवि के डैड भी बैंकॉक आने के लिए तैयार हो गए। कवि ये खुशखबरी पिसेंग को देने आया। पिसेंग खुश हुआ। चलो अब कवि ज्यादा वरीड नहीं होगा, लेकिन कवि को अब पिछले रात वाले किस के बारे में क्लियर बात करने थे ताकि कोई भी डाउट्स ना रहे और ये दोनों के लिए भी राइट होगा। पिसेंग ने उसे रिलैक्स रहने के लिए बोला, इस बारे में सोचने से मना किया। उसे बस अपने डैड और पियर पर फोकस करने के लिए कहा। और जहाँ तक पिसेंग की बात है तो वो बस कवि का कंफर्ट जोन बनना चाहता है। कवि को बात अच्छी लगी। उसके डैड बैंकॉक आए और दोनों पियर के डैड से मिलने गए। डैड का चेकअप करके उन्होंने बताया डैड की सिचुएशन बहुत ज्यादा क्रिटिकल है, उन्हें जल्द से जल्द सर्जरी करवानी होगी, नहीं तो कुछ बुरा होने की आशंका है। कवि ने सर्जरी करने के लिए परमिशन दी। डैड भी उसकी बातों से एग्री हुए। पिसेंग आया कवि से मिलने। कवि ने उसे बताया डैड का इमीडिएटली सर्जरी करवाने के लिए बोल रहे हैं डॉक्टर। सर्जरी चल रही है। पिसेंग ने उसका हाल सुना और वापस जाने लगा क्योंकि कवि को पिक करने के लिए पियर भी आती ही होगी। लेकिन कवि को पिसेंग का साथ चाहिए था। उसने पिसेंग को अपने साथ रुकने के लिए कहा। इधर पियर भी थोड़ी डिस्टर्ब थी। उसका ध्यान वर्कशॉप पर नहीं था, कुछ खोई सी बैठी थी वो। पिसेंग का मैसेज आया। पता चला कवि के डैड की सर्जरी हो रही है। पियर अपने वर्कशॉप में वापस लग गई। सर्जरी खत्म होते पियर के डैड ने गुड न्यूज दी। बताया सब ठीक है, बस कुछ दिन डैड को आईसीयू में रखना होगा। कवि की आंख में तो खुशी का आंसू आ गए। पियर भी पहुंची हॉस्पिटल। लेट आने के लिए उसने कवि को सॉरी बोला। कवि उसे थैंक्स करने लगा। पियर भी उसे कंफर्ट करने लगी। पिसेंग कवि के लिए खुश था और कवि के लिए तो रियल मायने में ये एक मिरेकल ही था जो पास्ट में आने के बाद वो अपने डैड को ठीक कर पाया। अब डैड उसके साथ रहेंगे, उसके सक्सेस में खुश होंगे। इसके साथ ही कवि ने फ्लूक के बैंड को एज ए वोकलिस्ट ज्वाइन कर लिया। उससे अपना प्यार यानी कि पियर का साथ भी मिल गया। सब कुछ उसकी लाइफ में बैलेंस्ड और परफेक्ट हो गया। तो अब फ्यूचर को चेक करने की बारी थी। कवि ने क्रिस्टल बॉल को घुमाया लेकिन पिसेंग उसका दरवाजा पीटने लगा। कवि का जवाब नहीं आया तो सीधे अंदर आ गया। लेकिन देखते ही देखते कवि सीधे फ्यूचर में पहुंच गया और फ्यूचर में तो काफी ज्यादा बदलाव आ चुके थे। कवि बन गया था फेमस सिंगर और वो किसी शो में बैठा था जहाँ कुछ देर में वो परफॉर्म भी करने वाला था और मैक्स उसका मैनेजर। कवि खुद को इतना सक्सेसफुल देखकर सरप्राइज हो गया। परफॉर्मेंस होने के बाद फैंस ने उसे कांग्रेचुलेट किए, गिफ्ट्स दिए। कवि तो अपनी खुशी छुपा ही नहीं पा रहा था। मैक्स ने भी उसे नोटिस किया। दोनों कवि के रूम वापस आए पर कवि को तो अपना रूम भी याद नहीं था। पहले तो उसने दूसरे रूट ले लिए थे लेकिन फिर अपने रूम को ही उसने पहचानने से इनकार कर दिया। मैक्स से पूछने लगा कि ये इतना लग्जूरियस रूम किसका है भाई। मैक्स को उसकी हरकत जरा से भी समझ नहीं आ रही थी। अब नया नया अमीर बना कवि अपनी लाइफ को एंजॉय करने लगा। उसने शराब की बोतल उठाई और पीना शुरू कर दिया। मैक्स नाराज हो गया। उसने कवि को रोका। देखो कवि, तुमने कहा था तुम ड्रिंक नहीं करोगे पर तुम पिए जा रहे हो, वो भी थोड़ा मोड़ा नहीं। जब पीते हो तो थर थर कांपने भी लगते हो। प्लीज, तुम्हारी लाइफ इनफ मेसी है, इसे और मेसी मत बनाओ। कवि के दिमाग में उसकी बात गई नहीं क्योंकि वो तो बस खुश था, अपनी लाइफ को एंजॉय करना चाहता था क्योंकि इतनी मशक्कत के बाद फाइनली डैड उसके साथ हैं और कवि की सक्सेस को देख रहे हैं। लेकिन ये ख्याल आते ही कवि को होश आया डैड अब भी उसके साथ इस दुनिया में नहीं है। डैड मर चुके हैं। इसका मतलब पियर की शादी भी हो ही रही है। फ्यूचर में कोई बदलाव नहीं आया है। कवि तुरंत पियर का वेडिंग कार्ड ढूंढने लगा। मिला उसे वेडिंग कार्ड, लेकिन कार्ड में पियर के साथ नोट का नाम छपा था। पियर नोट से शादी करने जा रही थी। कवि का गुस्सा बढ़ा क्योंकि सब जानते हैं नोट जैसा छिछोरा लड़का इस दुनिया में नहीं है। वो कभी भी एक के साथ नहीं रह सकता, तो फिर पियर के साथ वो कैसे रहेगा। इस प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए कवि ने पिसेंग को याद किया लेकिन पिसेंग का तो कॉल ही नहीं लगा। मैक्स ने उसे बोला, तुम पिसेंग को क्यों याद कर रहे हो कवि? पिछले कुछ दिनों से किसी ने भी पिसेंग को नहीं देखा और दोस्तों से तो वो 1 साल पहले ही दूर हो चुका है। कवि तुरंत पियर की शादी में जाने के लिए निकला। मैक्स ने दोबारा उसे रोका। बोला, देखो कवि, वहाँ ना ही मैं जाऊंगा और ना ही तुम्हें जाने दूंगा, तो तुम तमाशा मत करो। पियर ने अपना डिसीजन ले लिया है और तुम्हें याद नहीं 1 साल पहले तुम दोनों का ब्रेकअप हो चुका है। वो तुम्हारे साथ खुश नहीं थी, कम से कम अब वो नोट के साथ खुश है और नोट अच्छा लड़का है। कवि को इन सब बातों से बिल्कुल फर्क नहीं पड़ा। वो पहुंचा पियर के वेडिंग में। उसके दिमाग में वो बात फ्लैश हुई जो कुछ देर पहले वो भूल गया था। 1 साल पहले कैसे पियर ने उसका साथ छोड़ने का मन बनाया क्योंकि कवि के साथ होना उसे अपनी सबसे बड़ी मिस्टेक लग रही थी। नोट ने कवि का वेलकम किया लेकिन पियर कंफर्टेबल नहीं थी। दोनों एक दूसरे को घूरने लगे। नोट ने दोनों को बोला, कम ऑन, अब तक तुम दोनों के बीच बातें अनसॉल्व्ड है। कवि उसकी बात से अग्री नहीं हुआ। उसने बोला, सब क्लियर है, ओके है, मैं बस तुम दोनों को कांग्रेचुलेट करने आया था। उसने दोनों को कांग्रेचुलेट किया और शराब पीते हुए बाहर निकल गया। पिसेंग को दोबारा कॉल लगाया। रिस्पांस सेम था। उसने मैसेज कर दिया पिसेंग को। इधर पिसेंग अपने ही गम में डूबा समुद्र की लहरों को देख रहा था। उसने कवि के मैसेजेस देखे। वो पल याद आया जब वो कवि की खुशी में खुश हो रहा था, लेकिन देखा एक दिन उसकी आंखों के सामने कैसे पियर उसे छोड़कर चली गई।
कवि अपनी परेशानी पिसेंग के साथ शेयर करना चाहता था, पर पिसेंग ने उसे रिस्पॉन्स ही नहीं दिया। लेकिन कवि ने देखा पियर की बेस्ट फ्रेंड क्वान अकेले कोने में बैठकर आंसू बहाए जा रही थी। कवि आया उसके पास, पूछा यहाँ क्यों बैठी हो क्वान। क्वान ने तुरंत अपने आंसू पोंछे। कवि से ही पूछा, तुम तो शादी में नहीं आने वाले थे, कैसे आ गए और इतनी जल्दी वापस क्यों जा रहे हो। लेकिन देखा कवि कंफर्टेबल नहीं है जवाब देने में, तो क्वान ने क्वेश्चन वापस ले लिए। उसे बताने लगी, कवि हम दोनों एक ही तरह के सिचुएशन में हैं। इस शादी में हम नहीं आना चाहते थे, पर हमें आना पड़ा और मुझे जरा सा भी क्लू नहीं है कि मैं क्या फील करूं और कैसा फील करना चाहिए मुझे। मेरी बेस्ट फ्रेंड पियर, मुझे उस पर गुस्सा आना चाहिए या फिर उसके लिए वरीड होना चाहिए। चलो पियर ने तो तुमसे ब्रेकअप भी किया, पर नोट उसने मुझसे ब्रेकअप करने के बारे में सोचा तक नहीं। सब मेरी गलती है, मुझे पियर को सच बता देना चाहिए था, इस शादी को रोकना चाहिए था। ये सब सुनते ही कवि तो गुस्से से पागल हो गया। वो तुरंत घर के अंदर आया और एक घूसा नोट के मुंह में जड़ दिया। आखिरकार नोट जैसा कॉलेज डेज में था, सेम आज भी वैसा ही है, एक नंबर का घटिया आदमी। नोट के दोस्तों ने कवि को बाहर निकाल दिया। कवि का बस चलता था और नोट को इस दुनिया से ही गायब कर देता। पियर आई कवि से बात करने, उस पर चिल्लाने लगी कि कवि चाहते क्या हो तुम। कवि उसे बताने लगा, पियर नोट तुम्हारे साथ चीट कर रहा है, वो तुम्हारे साथ साथ क्वान को भी डेट कर रहा है। तुम्हें जरा सा भी इसका आइडिया नहीं है कि वो तुम्हें बेवकूफ बना रहा है। लेकिन पियर का रिएक्शन देखकर कवि समझ गया पियर इस बात से बिल्कुल भी अनजान नहीं है। कवि आज पियर से बहुत डिसअपॉइंट हुआ, आखिरकार वो भी नोट की तरह ही निकली ना। इससे पहले कि कवि कुछ बोलता, पियर ने उसे बताया, मैं प्रेग्नेंट हूँ कवि, और इतना आगे बढ़ने के बाद इस शादी को रोकना पॉसिबल नहीं है। नोट ने वादा किया है कि अब वो क्वान के पास वापस नहीं जाएगा, वो मेरे फ्यूचर को संभालने के लिए तैयार है। कभी जब मैं तुम्हारे साथ थी तो तुमने कभी मेरी केयर नहीं की। मैंने कितनी बार कहा तुमसे कि मुझे शादी करनी है, पर तुम्हें इस बात से कहाँ फर्क पड़ा। मेरी जॉब भी ऑलमोस्ट जाने वाली है, तो अपनी लाइफ और फ्यूचर के बारे में सोचना कोई गलत बात है क्या। कितनी बार तुम्हें बताया कि मुझे एक फैमिली चाहिए, पर तुमने मेरी केयर नहीं की। कवि बोलने लगा, पियर मैंने तुम्हें बताया था ना कि मैं इस बारे में रेडी नहीं हूँ और तुम्हें शादी ही करनी थी, तो नॉट ही क्यों। लेकिन पियर को कवि के बात से कोई फर्क नहीं पड़ा, वो अपना फैसला सुनाकर चली गई। परेशान कवि वैसे ही घर वापस आ गया। सुबह सर दर्द के साथ उसकी नींद खुली। मैक्स से पूछा कि कल रात की वजह से उसके काम पर तो कोई असर नहीं हुआ ना। मैक्स तो उस पर बरस पड़ा। उसने कवि को बोला कि वो बीमार है, पागल हो रहा है, उसे किसी साइकियाट्रिस्ट को दिखाना चाहिए। कवि ने दोबारा पिसेंग को कांटेक्ट करने की कोशिश की, लेकिन हाल सेम था, नो रिस्पॉन्स। मैक्स दोबारा उसे डांटने लगा, कवि प्लीज पिसेंग का पीछा छोड़ो तुम, वैसे भी तुम्हारी वजह से बेचारे को और कितना सफर होना पड़ेगा। कवि को शक हुआ। उसने तुरंत मैक्स से पूछा, तुम जानते हो ना पिसेंग कहाँ है। मैक्स को उसे बताना पड़ा। कवि सीधे पहुंचा पिसेंग के पास। पिसेंग समुद्र की छोटी छोटी मछलियों को पकड़कर मन की शांति हासिल करने में लगा था। कवि की आवाज से उसका ध्यान टूटा। कवि पिसेंग पर चिल्लाने लगा, पिसेंग कहाँ थे तुम इतने दिनों से, मेरी लाइफ से हमेशा के लिए डिसअपियर होना चाहते हो क्या। पिसेंग का जवाब, ऐसी बात नहीं है कवि, अगर मैं तुम्हारी लाइफ से डिसअपियर होता तो क्या तुम मुझे ढूंढ पाते। बात तो पिसेंग की भी सही थी, लेकिन आखिर कवि उसे कांटेक्ट क्यों नहीं कर पा रहा था। पिसेंग ने उसी से पूछा, कवि तुम सही नंबर तो डायल कर रहे थे ना, देखो मैंने कॉल किया है तुम्हें, ये नंबर है मेरा, मैं ओल्ड वाला यूज नहीं करता, ये बात मैंने पहले भी बताई है तुम्हें, पर तुम भूल गए। कवि अपना सर पीटने लगा। उसे समझ आ रहा था कि कैसे वो सब कुछ भूल रहा है। मैं एक सही बोल रहा था, उसकी तबीयत ठीक नहीं है, डॉक्टर को दिखाने चाहिए उसे। पिसेंग उसे शांत करने लगा, लेकिन कवि के आंख से तो बस आंसू बहने लगे। वो बच्चों की तरह पिसेंग के सामने रोने लगा। पिसेंग ने उसे कंफर्ट किया। वो समझ रहा था शायद कवि अभी भी पियर को भूल नहीं पाया है, इसीलिए उसे इतना दुख हो रहा है। कवि शांत हुआ। पिसेंग से पूछने लगा, तो ये है तुम्हारी लाइफ, इतने मंथ से डिसअपियर हो, बंजारों की तरह ये वैन लेकर अपना डेरा कहीं भी जमा लेते हो। कवि के सवाल में ही उसका जवाब था। पिसेंग को उसका जवाब देने की बिल्कुल भी कष्ट नहीं करनी पड़ी, बल्कि वो खुद इस बात से सरप्राइज था कि कवि टाइम निकालकर उसके पास आया है, क्योंकि इतने सालों से कवि के पास सांस लेने तक की फुर्सत नहीं थी। कवि ने बताया, मैक्स ने मेरे सारे काम कैंसिल कर दिए हैं, बोला कि मैं बीमार हूँ, मुझे डॉक्टर के पास जाने की जरूरत है। पिसेंग तुम्हें भी लगता है कि मैं सच में बीमार हूँ। पिसेंग उसे अनकंफर्टेबल फील नहीं करवाना चाहता था। बोलने लगा, कवि इसका जवाब मुझे नहीं बल्कि तुम्हें खुद अच्छे से मालूम होगा। और देखो आजकल कौन बीमार नहीं है, एवरी इंसान बीमार है, चाहे वो स्लाइटली हो या फिर सीवियर। कवि को उसकी बातें अच्छी लगी और फिर समुद्र के किनारे आने के बाद कवि के मन की मछली जाग गई। वो दौड़कर पानी में गया तो सही, पर गीला नहीं होना था उसे। पिसेंग को उस पर हंसी आ गए। कवि को समझाया पानी में जाना किसे कहते हैं। कवि को पूरी तरह से पानी में डुबा दिया और फिर दोनों कुछ देर पानी में डॉल्फिन बने रहे। फ्रेश होने के बाद कवि वैन के अंदर आया तो देखा उसके मैगजीन्स और बुक रखे थे। पिसेंग उसे खाने के लिए बुलाने आया। कवि ने दिखाया उसे और बोला, तो अभी भी तुम मेरे फैन हो। पिसेंग शर्मा गया। दोनों खाना खाने बैठे। कवि तो बिना रुके ठूस ठूस कर खाने लगा। पिसेंग उसका मजाक उड़ाने लगा, कवि खा सकते हो तुम, बीमार नहीं हो। कवि का भी कहना था अगर वो मरने की कगार पर भी होता तो भी खाना नहीं छोड़ता। कवि पूछने लगा, तुम वापस कब जाओगे पिसेंग।
लेकिन पिसेंग ने बोल दिया तुम्हें इससे क्या मतलब। कवि नाराज हो गया। पिसेंग बताने लगा कवि अभी फिलहाल तो नहीं, यहीं रुकूंगा तब तक जब तक कि न्यू प्लेस का ठिकाना नहीं मिल जाता और मैं खुश हूँ यहाँ। कवि को पिसेंग की फिक्र हुई और आज उसका पिसेंग के साथ रहने का ही प्लान था। शाम को वो गिटार और बियर के कॉम्बिनेशन लेकर बैठा। पिसेंग को बोला कि उसे इस बात की बहुत खुशी है कि पिसेंग उसकी लाइफ में आया। पिसेंग को लगा कवि ड्रंक है इसीलिए ऐसी बातें कर रहा है, पर कवि को होश था कि वो क्या बोल रहा है। पिसेंग बोलने लगा नहीं कवि, खुशी तो मुझे है कि तुम मेरी लाइफ में आए। कवि को बात समझ नहीं आई, पिसेंग को कैसे खुशी हो सकती है, हमेशा तो बस उसने कवि की हेल्प की है और कवि तो एक भी चीज में उसकी हेल्प नहीं कर पाया है। लेकिन वो गलत था। एक चीज थी जिसमें उसने पिसेंग की बहुत ही अच्छे से मदद की थी, पर पिसेंग कवि को इस बारे में रूबरू नहीं करवाना चाहता था। कवि ने उसे फोर्स नहीं किया और गिटार थमा दिया और गाने सुनाने के लिए कहा। पिसेंग बोलने लगा कवि सिंगर तो तुम हो तो तुम सुनाओ ना, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। पिसेंग को गाना गाना पड़ा। काफी दिल से उसने सॉन्ग गाए। कवि की तो आंखें ही नहीं हट रही थी पिसेंग से। आज उसे समझ आ रहा था पिसेंग के बिना उसकी दुनिया कितनी अधूरी है। सॉन्ग एंड होते ही पिसेंग ने कवि को सोने के लिए कहा, लेकिन कवि ने उसे किस किया। पिसेंग ने भी रिस्पॉन्स दिया। अब फ्यूचर में इतने साल बीत जाने के बाद भी पिसेंग ने कभी कवि का साथ नहीं छोड़ा। कवि हमेशा बस अपने बारे में ही सोचता रहा और पिसेंग बस उसकी खुशी में खुश रहा। अपना एक तरफा प्यार को उसने बहुत ही रिस्पेक्ट से रखा। हर साल वो उस दिन की एनिवर्सरी मनाता जिस दिन उसने कवि से कन्फेस किया था कि वो उसे लाइक करता है, और हर साल उस दिन वो कवि को गिफ्ट भी दिया करता है। इसी तरह से इस साल भी उसने कवि को गिफ्ट दिए। कवि को हैरानी थी कि लोग अलग अलग स्पेशल डेज की एनिवर्सरी मनाते हैं और पिसेंग कुछ हटके अपने लव कन्फेशन वाला डे का एनिवर्सरी मनाता है। पिसेंग का मानना था कवि के पास उसके कई सारे डेज हैं जो वो याद रखता है, जैसे कि मैक्स को लेकर, पियर को लेकर, अपने डैड को लेकर, फ्लिक के बैंड को ज्वाइन करने को लेकर। तो क्या पिसेंग एक दिन को अपने डे के लिए नहीं रख सकता? कवि को थोड़ा दुख हुआ कि पिसेंग को पता है उसके पास होप नहीं है, फिर भी उसने उम्मीद नहीं छोड़ी। बड़ा पेशेंस है उसमें। तो इसी के साथ भी माय फेवरेट एपिसोड 6 यही एंड होता है। और गाइस नेक्स्ट एपिसोड के लिए तो मैं बहुत ही ज्यादा एक्साइटेड हूँ, क्योंकि मुझे कवि और पिसेंग को टुगेदर होते देखना है। तो आप लोग भी कितने एक्साइटेड हैं नेक्स्ट एपिसोड के लिए? कमेंट सेक्शन में मुझे जरूर बताइएगा। मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू सो मच गाइस फॉर वॉचिंग द वीडियो।